फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट 7 आज हम लोग फोटो रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने केल्विन साइकिल स्टडी की थी, तो ये टॉपिक समझने से पहले आप एक बार केल्विन साइकिल ज़रूर देखिए ताकि ये टॉपिक आपके लिए और आसान हो जाए। फोटो रेस्पिरेशन बिना केल्विन साइकिल के समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वीडियो पे छोड़ा था। रूबिस्को एंजाइम की मैं बात करूँगा। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो रूबिस्को एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट RUBP। अब ये RUBP रूबिस्को की प्रेजेंस में अगर CO2 मिलेगा तो CO2 के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सिलेशन करके केल्विन साइकिल कर लेगा, और अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर RUBP फोटो रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस करता है जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन को। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने एक बहुत ही स्माइलिंग फेस यूज़ किया, जबकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमने एक इरिटेटिंग सैड टाइप ऑफ फेस यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर का फॉर्मेशन होगा, जबकि फोटो रेस्पिरेशन में ना तो किसी शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अलावा एक कार्बन भी लॉस हो जाता है और ATP NADPH खर्च होते हैं वो अलग, यानी एक तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए। ठीक है, डिटेल में भी हम थोड़ी देर में लेंगे इसका पूरा साइकिल। ठीक है, जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और एक सिंगल एक्टिव साइट के लिए CO2 और O2 आपस में क्या करते हैं, compete, और इसमें से जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो RUBP के साथ बाइंड हो जाएगा। अब रूबिस्को CO2 ज़्यादा होगा तो केल्विन साइकिल करेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन करता है, और उसका बाइंडिंग डिपेंड करता है गैस की कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो तब रूबिस्को बाइंड करेगा उसके साथ जिसके साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। एफिनिटी मतलब चाहत बेसिकली। तो बिकॉज रूबिस्को की चाहत कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले रिएक्ट करेगा। कब? जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। बट अदरवाइज अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो एफिनिटी काम नहीं आएगी, रूबिस्को सीधा बाइंड करेगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आप पढ़िएगा, हमारे एंजाइम वाला वीडियो देखो, उसमें हमने कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात की है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से। देखो सबसे पहले तो इसके जो दूसरे नाम है उस पर गौर करते हैं। इसका एक नाम है PCO साइकिल, यानी फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिए, जब केल्विन साइकिल होता है तब केल्विन साइकिल में CO2 का क्या होता है, रिडक्शन, तब जाकर बनता है ग्लूकोज। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में CO2 का होता है ऑक्सीडेशन। आप समझ रहे हैं, RUBP CO2 के साथ बाइंड होकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, जबकि केल्विन साइकिल इज अ रिडक्शन प्रोसीजर। इसका दूसरा नाम है C2 साइकिल। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें 2 कार्बन होंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइकोलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटो रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होगी। इसकी शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट से, फिर पेरोक्सिज्म, और फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। देखेंगे हम कैसे इन तीनों ने मिलकर फोटो रेस्पिरेशन कैसे करना है। और फोटो रेस्पिरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C3 प्लांट्स का। याद रखना C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पर C4 की स्टडी हमने की है। देखो वेस्टफुल प्रोसेस है, हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो इसमें शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता, दूसरा इसमें ना तो ATP NADPH बनते हैं बट यूटिलाइज और हो जाता है, यानी जो एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में बनाई गई थी केल्विन साइकिल करवाने के लिए वो ATP NADPH यूज़ करके हम एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। और उसके अलावा हमने एक कार्बन मॉलिक्यूल भी यहाँ पर लूज़ किया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे किया है वो जब हम साइकिल स्टडी करते हैं। अभी देखिए सबसे पहली बात कि कब होता है फोटो रेस्पिरेशन और कब होता है केल्विन साइकिल, यानी एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो फोटो रेस्पिरेशन को क्या करेगी, फेवर करती है। देखते हैं कंडीशन। देखो सबसे पहली कंडीशन है हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर टेम्परेचर जब हाई हो। इन दोनों कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ और इसका दोनों का कॉमन अगर एग्जाम्पल लूँ तो एक भरी सुनहरी दोपहर, यानी एक ऐसी दोपहर जिसमें अच्छा खासा टेम्परेचर है और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए सिंपल सी बात है, जब बाहर हाई लाइट इंटेंसिटी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्लांट्स हमेशा कोशिश करेंगे किसकी, वाटर कंजर्वेशन की। सनी नून की बात करूँ तो स्टोमेटा क्लोज करना पड़ता है लीव्स को। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके। अब
उसी स्टोमेटा से CO2 अंदर एंटर करता है, उस स्टोमेटा को हमने बंद कर दिया। तो अब क्या हो गया, CO2 मेसोफिल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा स्टोमेटा के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुका है। अब एटमॉस्फेयर और मेसोफिल सेल्स के बीच का जो कनेक्शन था CO2 के मूवमेंट का, यानी स्टोमेटा, वो हमने क्लोज कर दिया, इसलिए CO2 अंदर एंटर नहीं कर पाया। बट बिकॉज लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रिएक्शन तो ऑपरेट होगी, और लाइट रिएक्शन अगर ऑपरेट होगी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। अब मेसोफिल सेल्स में CO2 नहीं पहुंच रही और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, ज़्यादा। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो रुबिस्को उसके साथ में बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन होगा इंस्टेड ऑफ केल्विन साइकिल। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस फोटो रेस्पिरेशन को क्या करती है, फेवर करती है। साइकिल पे चलते हैं। जैसा हमने स्टडी किया था कि 3 ऑर्गेनल से इसमें इन्वॉल्व है। शुरुआत होगी क्लोरोप्लास्ट से, फिर आएगा पेरोक्सिसोम और फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, और सीक्वेंस याद करना आसान है। क्यों? क्योंकि साइकिल कहाँ से चालू होगी, साइकिल वहाँ से चालू होगी जहाँ पे प्रेजेंट होगा रुबिस्को, और रुबिस्को प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो शुरुआत करता हूँ। सबस्ट्रेट कॉमन है RUBP। RUBP किसके साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन के साथ में। एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को, और इनके बाइंडिंग से बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए हमने साइकिल का नाम क्या रखा है, ग्लाइकोलेट साइकिल। और C2 साइकिल इसलिए बोला क्योंकि ग्लाइकोलेट यानी जो फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल है उसमें 2 कार्बन होते हैं। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आपको याद हो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये हमारे केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट था। अब इस 3PGA अब केल्विन साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज का थोड़ा सा फॉर्मेशन कर सकता है। हालांकि जो मेन केल्विन साइकिल है जो हमने स्टडी की थी, उतना ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है, जबकि जो एक नॉर्मल केल्विन साइकिल बनती है उसमें 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट में। डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है केवल फॉस्फेट का। यानी हमने क्या किया, फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट को क्या कर दिया, रिमूव। जब फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट रिमूव होगा यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये क्लोरोप्लास्ट से निकल के कहाँ जाएगा, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम नाम क्या है, पेरोक्सिसोम, यानी कि पेरोक्सिसोम अगर आपने साइटोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पेरोक्सिसोम इज रिलेटेड टू पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसका नाम क्या है, पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम में जैसे ही ग्लाइकोलेट आता है, ये ग्लाइकोलेट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 रिलीज करवा देता है, और जब ग्लाइकोलेट में से H2O2 निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको याद हो तो इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। याद कैसे रखेंगे, H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड पेरोक्सिसोम, इसलिए ग्लाइकोलाइट से जब पेरोक्साइड निकल जाएगा तो बनेगा ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड पेरोक्सिसोम से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद इस अमीनो एसिड ग्लाइसिन को मैं एक और अमीनो एसिड सीरिन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ग्लाइसिन से जब सीरिन का कन्वर्जन होता है तब रिलीज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस में एक कार्बन लॉस कर दिया, ठीक है। ये CO2 यूज आ सकती थी केल्विन साइकिल ऑपरेट करने में, बट ये CO2 अब यहाँ पर रिलीज हो गई। इस पर मैं बाद में वापस आऊँगा, ध्यान रखना अच्छे से। CO2 कहाँ रिलीज होती है, जब ग्लाइसिन से बनता है सेरिन, और इस प्रोसीजर में NADP+B कन्वर्ट होकर बनाता है NADPH। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो देखो एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस कैसे वेस्ट हुआ। तो देखो ध्यान से सुनो बात को, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल NADPH बना है, ये NADPH बना है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि केल्विन साइकिल जिसमें एनर्जी मॉलिक्यूल यूज हो सकता था वो हो रही है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ने इतनी मेहनत करके लाइट रिएक्शन किया, ATP NADPH बनाया, क्यों, ताकि केल्विन साइकिल की जा सके। अब आप NADPH माइटोकॉन्ड्रिया में बनाकर किस तरह से केल्विन साइकिल ऑपरेट कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब सीरिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद में वापस मूव करेगी कहाँ, पेरोक्सिसोम में। यानी ये साइकिल क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वापस पेरोक्सिसोम और फिर क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम में आने के बाद में सीरिन कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में, और अब ये ग्लिसरेट पहुंच जाएगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो ग्लिसरेट जब क्लोरोप्लास्ट में पहुंचेगा तब ये एक ATP यूज करके बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। सिंपल सी बात है, जैसा लास्ट वीडियो में सिखाया था, ग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरेट में डिफरेंस किसका है, फॉस्फेट का। यानी जब ग्लिसरेट पे फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट। और
ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? आएगा हमारे एटीपी से। जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तब एडीपी बनेगा और एडीपी के साथ एक फॉस्फेट रिलीज होगा जो ग्लिसरेट के साथ में बाइंड हो जाएगा। ग्लिसरेट इज ग्लिसरिक एसिड। तो जो आपने केल्विन साइकिल में जो ग्लिसरिक एसिड पड़ी है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही वो ग्लिसरिक एसिड है। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट में वापस आरयूबीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे राइबोलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन वापस हो गया। यानी चाहे फोटो रेस्पिरेशन हो या केल्विन साइकिल हो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट आरयूबीपी रीजनरेट हो जाता है। तो बस ये साइकिल आपको जो याद रखना है, सिंपल सा साइकिल है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फेट रिमूव करके ग्लाइकोलेट बना लेना, ग्लाइकोलेट से फिर ग्लाइसिन बना देना, ग्लाइसिन से सीरिन बनाना, फिर वापस ग्लिसरेट और वापस फॉस्फोग्लिसरेट और आरयूबीपी। बट बिकॉज ये साइकिल बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी, तो अगर आप पूरा साइकिल याद नहीं भी करोगे तो भी पॉसिबल है कि चांसेस बहुत कम है कि इन पे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है मेरे पास आपके पास में कि फोटो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो रूबिस को रीफिक्स क्यों नहीं कर सकता। अब देखो, CO2 रिलीज हुआ तो क्यों ना उस CO2 को यूटिलाइज करके वापस केल्विन साइकिल चलाकर इस कार्बन को लॉस होने से बचा ले। अगर ऐसा हो पाए तो कार्बन लॉस, जो हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन लॉस हो गया, वो नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता, तो आपको इसका कारण बताना है। एक बार ये वीडियो पॉज करो और अच्छे से वापस से साइकिल पढ़ो और सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ढंग से देखो साइकिल को। जो CO2 रिलीज हुई है वो CO2 रिलीज हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, और केल्विन साइकिल यानी रूबिस को कहाँ पे ऑपरेट करता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। रूबिस को कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आप CO2 को फिक्स कैसे करोगे? इसलिए CO2 वहाँ पर फिक्स नहीं की जा सकती। दूसरा, किस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? नहीं, फोटो तो समझ में आ गया कि लाइट है, लाइट की वजह से हम इसको कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है, इसलिए लाइट रिएक्शन के बाद होता है, इसलिए फोटो वर्ड यूज कर लिया। बट वाई रेस्पिरेशन? तो देखो, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन यूज किया, यानी रूबिस्को के साथ बाइंड किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसलिए इस प्रोसेस का नाम में हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? रेस्पिरेशन। तो ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर क्लियरली उनको बता सकते हो। कंसेप्ट पे फोकस करते रहो, कहीं नहीं अटकने वाले। नेक्स्ट एक इफेक्ट है वारबर्ग इफेक्ट की बात करें। देखो, वारबर्ग इफेक्ट एक सिंपल सा केवल नाम दिया है हमने। जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि केल्विन साइकिल जिसमें डार्क रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बन रहा था वो केल्विन साइकिल नहीं होके क्या हो रहा है? एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया और इसी को हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। नेक्स्ट, क्या कहीं ऐसा कोई बेनिफिट है फोटो रेस्पिरेशन का जो इसके इतने सारे जो हम कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, पर क्या कहीं छोटा मोटा बेनिफिट दिखता है क्या फोटो रेस्पिरेशन का? तो उसके लिए एक बेनिफिट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे वो सुनिए। देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगी तो लाइट रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा, जितना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। अब ये ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स को सीधा सीधा क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। तो फोटो रेस्पिरेशन ने क्या किया? फोटो रेस्पिरेशन ने उस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक प्रोसेस चलवा दिया और उस ऑक्सीजन को बाइंड करवा दिया किसके साथ में? रूबिस्को के साथ में, और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है अब फोटो रेस्पिरेशन में क्योंकि यूज हो गई, इसलिए वो क्लोरोफिल को ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं कर पाती। तो ये एक बेनिफिट है फोटो रेस्पिरेशन का। अब आज का जो आपके लिए सवाल है वो ये सवाल है कि ये जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिखाया मैंने आपको जिसके थ्रू क्लोरोफिल ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच सकता है, ऐसा क्या कोई और मैकेनिज्म या ऐसा कोई और कंसेप्ट है जो जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल का ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे बचा जा सकता है? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है। हमने ये चीज़ डिस्कस की है हमारे पिछले वीडियोस में, तो आप वीडियोस को देखें और हो सके तो इस चीज़ का आंसर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। कीप स्टडिंग हार्ड और कंसेप्ट पे फोकस करते रहो, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। थैंक यू वेरी मच।